एक कार्यक्रम के मंच के पीछे आधे एक घंटे की अल्प मीटिंग हुई थी। मैं तो कभी भूल नहीं सकता। बहुत बीमार थे, सांस फूली जा रही थी, मगर जब राग रागिनियों की बात करी तो बीमार चेहरे पर शरीर का सारा रक्त आकर जम गया और इतने उत्साह से बात करने लगे कि मुझे आश्चर्य लग गया कि संगीत के लिए इतनी गहराई से लगाव इस व्यक्ति में है। कल्याण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश को पहली बार प्रशासनिक रूप से पुनर्गठित करने का प्रयास किया था। वो राम जन्मभूमि आंदोलन के एक प्रकार से आंदोलन शुरू हुआ तब से योद्धा रहे हैं, सफल सेनानी रहे हैं और पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ, देशभक्ति के साथ उन्होंने निर्वहन किया। मैं आज बाबूजी को मनपूर्वक करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से यहां पर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, अभी अभी स्वतंत्रता दिन गया है। स्वतंत्रता दिन मैं भी 2015 से लगातार लाल किले की प्राचीर पर जब जब प्रधानमंत्री जी ध्वज फहराते हैं, वो ध्वज वंदन के कार्यक्रम में मैं उपस्थित होता हूं। मगर इस बार का 80वां स्वतंत्रता दिवस का समारोह कुछ अलग ही था। 150 साल के बाद और आजादी के 80 साल के बाद लाल किले से पूर्ण रूपेण वंदे मातरम का गान जिसने हमारे आजादी के आंदोलन में न केवल गति भरी, एक लक्ष्य दे दिया कि आजाद भारत कैसा होगा। एक ही गान से, एक ही पुस्तक की रचना कर उन्होंने तय कर दिया कि आजाद भारत को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को गले लगाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद भी, देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया। जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकते। मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया और यह ऐतिहासिक निर्णय। और मैं मानता हूं इससे आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे, किशोर, युवा, वो सभी को ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का एक अमर संदेश उनको प्राप्त होगा। हर रोज स्कूल में जब बच्चे पूरा वंदे मातरम गाते हैं, तब निश्चित रूप से वो राष्ट्र भक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने देश को शक्ति देने वाली सप्त धाराओं का भी ऐलान किया है। मैन्युफैक्चरिंग पावर, रक्षा शक्ति, कृषि और फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, भारत का सॉफ्ट पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत की गति शक्ति। ये सभी
7 स्तंभ पर 2047 के विकसित भारत को खड़ा करने का आह्वान उन्होंने भारत के युवाओं को किया है। और इसके साथ साथ 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर और 8 नए सेमीकंडक्टर के यूनिट्स ये 3 ही साल में पूर्ण करने का संकल्प उन्होंने किया है। हम सब मानते हैं कि 7 पिल्लर पर जब आजादी के शताब्दी मनाई जाएगी तब हमारा भारत पूरे विश्व में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम होगा। मित्रों, अभी अभी शुभेंदु जी ने एक बात कही कि पहली बार एसएसबी के कार्यक्रम में बंगाल के सीएम को आने का सौभाग्य मिला है। मुझे भी बड़ा आनंद है शुभेंदु जी, मगर मैं इसको थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। हम तो पुराने सीएम साहिबा को भी बुलाते थे, वो एसएसबी के कार्यक्रम में आना नहीं चाहती थी। हमने तो आपको बुलाया, आप आ गए, आपका स्वागत है। एसएसबी हो, बीएसएफ हो, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक सरकार की एजेंसी नहीं है। ये अहर्निश तपस्या और परिश्रम कर कर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला बल है। इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिसी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी गवर्नमेंट, सभी राजनीतिक दलों को, चाहे बंगाल में हो या केंद्र में जो सरकार हो, सभी ने जवानों के साथ आत्मीय रिश्ता रखना चाहिए। और मैं शुभेंदु जी की बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि जब से वो आए हैं, हमें सीमा सुरक्षा के लिए जो भी सहयोग चाहिए था गृह मंत्रालय को, हम सिर्फ फोन करते हैं, पत्र तो बाद में जाता है, पहले परमिशन मिल जाती है। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी, बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। आज सुबह कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। सुबह नाश्ते पर आए तो मुझे लगा चलो उगाही करते हैं, तो बैठने के साथ ही उन्होंने कहा है 29 एकड़ का पैसा भेज दो, दूसरे ही दिन ऑर्डर हो जाएगा। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। शुभेंदु जी मेरे मित्र हैं, मैं समझता हूं उनको। घंटों घंटों हमारी चर्चा हुई है पश्चिम बंगाल की समस्याओं के लिए। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा सीमा पर बाढ़ को पूरा लगा दिया जाए। हम ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें भूमि नहीं दी। एक बार उन्होंने आग्रह रखा, मैं उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी, वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप कृपया दे दीजिए। हाँ बोला, मगर गई तब तक नहीं दी। मैं आज इस मंच से बंगाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने
एक राष्ट्रीय सुरक्षा को तरजीह देने वाली सरकार को चुनकर बिठाया है। मित्रों, आज सीमांत मुख्यालय सिलीगुड़ी के प्रशासनिक भवन 80 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। 19वीं वाहिनी ठाकुरगंज का भी शिलान्यास हुआ। 12वीं वाहिनी किशनगंज का भी शिलान्यास हुआ और परागमन शिविर न्यू जलपाईगुड़ी का भी आज शिलान्यास करने का काम हुआ है। कुल मिलाकर 189 करोड़ के नए प्रोजेक्ट एसएसबी के जवानों की प्रशासनिक और निवासी सुविधाओं के लिए आज यहां पर शुरू हुए। और मैं जब से गृह मंत्री बना हूं तब से देख रहा हूं, 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद चाहे एसएसबी हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे असम राइफल हो, सीमा की सुरक्षा करने वाले बलों की सुविधाएं गृह मंत्रालय के टोच के क्रम की प्रायोरिटी में रहती है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रहती है। एसएसबी का एक गौरवमयी इतिहास है। 65 से लेकर मणिपुर, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा, 75 में मेघालय, 76 में सिक्किम, 85 में राजस्थान और गुजरात और 89 में नागालैंड, मिजोरम और दक्षिण बंगाल तक विस्तरण एसएसबी का हुआ। हर जगह एसएसबी के जवानों ने बहुत अच्छा काम किया और सीमा की सुरक्षा के लिए दिन रात लगा दी। मगर जब कारगिल युद्ध के बाद वन बॉर्डर वन फोर्स की नीति अख्तियार की गई, एसएसबी को सबसे कठिन काम दिया गया, नेपाल और भूटान के मित्र देशों की खुली सीमाओं की सुरक्षा की। 2001 से 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा और 700 एकड़ लंबी भारत भूटान सीमा 2004 से। मित्रों, जहां बाढ़ होती है तब रक्षक की जिम्मेदारी थोड़ी तो कम होती है। रक्षक तो हमेशा 365 दिन चारों प्रहर जागरूक होना चाहिए, परंतु बाढ़ होती है तो फायदा तो होता ही है। एसएसबी के सर पर बाढ़ बगर की सीमाओं की निगरानी है, जो सबसे कठिन। इसलिए जब भी कुछ लोग मेरे पास आते हैं सीमा रक्षा करने वाले हमारे बलों के बारे में जानकारी लेने के लिए, तब मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे कठिन काम मेरे एसएसबी के जवानों का है, क्योंकि वो खुली बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं और पूरा देश आपके समन्वय को, सुरक्षा के प्रति आपके समर्पण को और दोनों मित्र देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक लगाव को बढ़ाने के आपके जज्बे को बहुत अच्छे तरीके से जानता है और उसका सम्मान भी करता है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक के राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण को, उसके महत्व को बहुत अच्छे तरीके से पहचाना है। 8 राज्यों को जोड़ने वाला ये अत्यंत संवेदनशील महत्वपूर्ण गलियारा है। 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लगती है और एक प्रकार से इसकी सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है।
हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड बनाया है। चोपड़ा, किशनगंज और धुबरी, ये तीनों बेस से पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हमने जागरूकता भी बढ़ाई है, उपस्थिति भी बढ़ाई है और यहां पर वर्चस्व भी बढ़ाया है। हमने समय समय पर तीस्ता प्रहार और ऐसे हमने कई प्रकार के अभ्यास कार्यक्रमों को भी हाथ में लिया है, मगर एक कमी थी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पूर्ण रूपेण मजबूत करने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पूर्ण रूपेण मजबूत करने के लिए भारत सरकार की एजेंसियों को 560 एकड़ भूमि चाहिए थी, जो ममता जी हमें नहीं देती थी। मैं फिर से शुभेंदु अधिकारी को अभिनंदन करना चाहता हूं। इन्होंने 560 एकड़ भूमि का सैद्धांतिक स्वीकृति हमें दे दिया है। किसी भी क्षेत्र की सुरक्षा करनी है तो सिर्फ सुरक्षा बल नहीं कर सकते। जनता की आवाजाही, प्रवास, पर्यटन, उद्योग, उसको उस क्षेत्र में लगाने से हमारी उपस्थिति बढ़ती है। हमने नए बजट में 26-27 के बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात कही। उसमें दिल्ली सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को भी हमने अप्रूव किया है। मैं आज उत्तर बंग और सिलीगुड़ी के सभी निवासियों को कहना चाहता हूं, विमान में जाने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली से सिलीगुड़ी आप कुछ ही घंटों में पहुंच जाएंगे, सिर्फ 2-3 साल की देरी है। हमने अमृत भारत स्टेशन के माध्यम से सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी स्टेशन को विश्व कक्षा के बनाए। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2 के माध्यम से न केवल हम गांवों को जोड़ रहे हैं, गांव में बसने वाले भारतीयों को गांव को रोड से जोड़ रहे हैं और गांव में बसने वाले भारतीयों को हम दिल से जोड़ने का कार्यक्रम भी हमने बढ़ाया है। 6,839 करोड़ का परिव्यय की ये योजना एक प्रकार से बांग्लादेश, भूटान दोनों सीमाओं के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। सेफ, सिक्योर और वाइब्रेंट लैंड बॉर्डर का हमारा जो कंसेप्ट है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, आज मुझे खुशी है कि 190 करोड़ रुपया हमारे जवानों की सुविधा के लिए इन्वेस्ट कर आपकी रक्षा करने की क्षमताओं को बढ़ाने के साथ साथ आपके मन, मस्तिष्क और शरीर को भी आराम और काम करने का अच्छा वातावरण मिले, इसके लिए ये आयोजन हुआ है। और मुझे आनंद है कि आज के आयोजन में मुख्यमंत्री बंगाल उपस्थित है, तो हमारे लिए ये भी सोने में सुहागा है। इस मंच से एसएसबी के सभी जवानों को उनकी त्याग, तपश्चर्या, उनका कमिटमेंट, इसके लिए मैं भारत की जनता की ओर से प्रणाम करता हूं और आप सभी को ये नई सुविधाओं के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। नमस्कार। सप्त धाराओं का भी ऐलान किया है। मैन्युफैक्चरिंग पावर, रक्षा शक्ति, कृषि और फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, भारत का सॉफ्ट पावर,
और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत की गति शक्ति, ये सभी 7 स्तंभ पर 2047 के विकसित भारत को खड़ा करने का आह्वान उन्होंने भारत के युवाओं को किया है। और इसके साथ साथ 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर और 8 नए सेमीकंडक्टर के यूनिट ये 3 ही साल में पूर्ण करने का संकल्प उन्होंने किया है। আচ্ছা, পদ্মের বাংলায় শাহী সফর আপনাদেরকে দেখালাম। এবার আমরা দেখেছি পালা বদলের পর অনুপ্রবেশে জিরো টলারেন্স নিয়েছে রাজ্য সরকার। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে এবার জালে 4 বাংলাদেশি। খবর পেয়েই ট্রেনে হানা দেয় রেল পুলিশ। ডাউন বিবেক এক্সপ্রেস থেকে গ্রেফতার 4 বাংলাদেশি। অসম দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ। আর কি জানা যাচ্ছে এই 4 জনের পরিচয় সম্পর্কে জানবো, সহকর্মী পার্থ থাকবেন সঙ্গে। তার আগে আরো একবার আপনাদের জানিয়ে রাখি, কোনোভাবেই যেন অনুপ্রবেশ না হয় সেদিকে কড়া নজর রাজ্যের। পালা বদলের পর অনুপ্রবেশে জিরো টলারেন্স। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে জালে 4 বাংলাদেশি। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন এমন একটা জায়গা, আমরা যদি ভৌগোলিকভাবে দেখি তাহলে চিকেন স্নেকের খুব কাছাকাছি। এবং আমরা দেখেছি যে এই পালা বদলের পর অনুপ্রবেশ ইস্যু কিংবা স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট হিসেবে চিকেন স্নেক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নজরে রেখেছে রাজ্য সরকার। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে জালেই 4 বাংলাদেশি। কি খবর ছিল রেল পুলিশের কাছে জানবো, প্রতিনিধি পার্থ রয়েছেন সঙ্গে। পার্থ, যে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কিন্তু রেল পুলিশের অভিযান, আমরা জানি গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকা অর্থাৎ ইন্দো বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় কিন্তু বাংলাদেশিদের গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটেছে। এবং গতকাল রাতেই এই গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটে গুয়াহাটি থেকে, আসামের গুয়াহাটি থেকে ডাউন ট্রেনে যারা 4 বাংলাদেশি তারা বিজয়ওয়াড়ার দিকে যাচ্ছিল, সেই সূত্রে খবর পেয়ে কিন্তু এনজিপিতে এই ডাউন ট্রেন এসে যখন রাতে পৌঁছায় তখনই কিন্তু এই 4 জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাদেরকে রাতে গ্রেপ্তার করা এবং আজ তাদের জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হবে। এবং যেটা রেল পুলিশ সূত্রে প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের কক্সবাজারের শরণার্থী শিবিরে এরা ছিল এবং বেশ কিছুদিন আগেই তারা ভারতে প্রবেশ করেছে। এবং দ্বিতীয়ত জেরা করে অন্য কোনো এদের সঙ্গে আরও কোনো বাংলাদেশি ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলা এসছে কিনা সেটা যেমন তাদের তদন্তের বিষয় রয়েছে, ঠিক তেমনি কিভাবে এলো, কোন পথ ধরে এলো, তাদের এই আসার পথে কেউ সহযোগিতা করেছে কিনা, এই সব বিষয়গুলি কিন্তু খতিয়ে দেখবে তদন্তকারী কর্তারা। কারণ আমরা জানি যে রাজ্যে পালা বদলের পর বিশেষ করে এই যে বাংলাদেশ থেকে এপার বাংলায় যাতে কোনো রকম অনুপ্রবেশ না হয় সেদিকে কিন্তু কড়া নজরদারি রাজ্যের। আজও শিলিগুড়িতে একইভাবে কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন যে এই অনুপ্রবেশ রোখাই কিন্তু তাদের প্রথম লক্ষ্য। এবং এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তো আর একাধিকবার কথা হয়েছে, সীমান্তের নিরাপত্তা আরো বাড়ানো হচ্ছে, কিন্তু তারপরও কিভাবে এই বাংলাদেশের ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলা প্রবেশ করলো সেই বিষয়টি কিন্তু যেহেতু রাজ্য এবং পার্থ। আর এদিকে দেখুন, বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখছি পাকচর সন্দেহে গ্রেপ্তার। আর এবার গ্রেপ্তার খোদ তৃণমূল নেতার ভাই, ইসলামপুরের পাটাগেরা থেকে গ্রেপ্তার দ্বিতীয় তৃণমূল ব্লক সভাপতি জাকির হোসেনের ভাই। ধৃত ফজলে রব্বির বিরুদ্ধে তথ্য পাচারের অভিযোগ। কথা বলবো, চঞ্চল রয়েছেন সঙ্গে। চঞ্চল, এখনো পর্যন্ত যা জানা যাচ্ছে যে কোথাও গিয়ে চিকেন স্নেক সম্পর্কিত নানা তথ্য পাচার করা হতো। তৃণমূল নেতার ভাই ই ফজলে রব্বি, তৃণমূল নেতা জাকির হোসেন, তিনি কিছু জানতেন না। ই ফজলে রব্বি কতদিন ধরে এই চরবৃত্তি করতে বলে অনুমান? দেখো, এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট জানা যায়নি যে ফজলে রব্বি কতদিন ধরে এই পাক চোর কাজ করতো। তবে তোমাকে জানিয়ে রাখি যে গত শনিবার যে 3 জন এসটিএফের হাতে ধরা পড়েছিল পাক চোর সঙ্গে, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে কিন্তু এই ফজলে রব্বির নাম উঠে আসে এবং এই ফজলে রব্বিকে গতকাল ইসলামপুর ব্লকের যে পাটাগড়া এলাকা, সেই এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে এসছে। এরপরে তো ইসলামপুর থানায় নিয়ে আসার পর লাগাতার তাকে জেরা করা, প্রায় 8 ঘন্টার টানা
জেলার পর কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করে এসটিএফ এবং আজকে তাকে শিলিগুড়ি কোনো কোর্টে তোলা হবে এমনটা কিন্তু এসটিএফ সূত্রে জানা গেছে। তবে এই যে গোটা ঘটনা নিয়ে এসটিএফ সূত্রে যেটা জানা গেছে যে এই পাক সূত্র যেটা রয়েছে যে নানান তথ্য, অর্থাৎ যেহেতু আমরা যে এলাকায় বাস করি অর্থাৎ যে উত্তর দিনাজপুর জেলা, সেই উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরের বেশি অধিকাংশ অংশটা কিন্তু চিকেন নেক হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং চিকেন নেক হিসেবে ধরা হয়েছে। তবে এই চিকেন নেক হিসাবে যে এলাকা রয়েছে তার যে একাধিক তথ্য কিন্তু পাচার করতে এমনটা কিন্তু অভিযোগ উঠে আসছে। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কিন্তু এসটিএফ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে আজকে তাকে কোর্টে তোলার পর যখন এসটিএফ নিজের হেফাজতে নেবে, হেফাজতে নেওয়ার পর জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আরো অনেক তথ্য উঠে আসতে পারে বলে এসটিএফ সূত্রে খবর। ওকে, ফজলে রাব্বি, তার স্ত্রীর কি বক্তব্য? আমি অতটা কিছু জানি না। আমার হাজব্যান্ড বিজনেসম্যান, ও বিজনেস করে, উনি ঘুরে বেড়াতেন, ওনার উপরে কোনো কেস ছিল না, কিন্তু কিছু ছিল না, উনি খুব ভালো স্বচ্ছ মানুষ, কিন্তু ওনাকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হচ্ছে। এখন কি কারণে নিয়ে গেছে আমি তো এটা কিছু বলতে পারছি না। কিচ্ছু জানানো হয়নি? না না, আমাকে জানানো হয়েছে এসটিএফ ধরে নিয়ে গেছে। এখন এসটিএফ কি জিনিস সেটাও জানি না আমি। আমরা এই বাড়িতেই থাকি, আমরা এখানে 5 থেকে 6 মাস হলো। আগে অন্য জায়গায় ছিলাম। উনি তো এই যে মুম্বাইতে থাকতেন না, ফজলে রাব্বি? মুম্বাইতে ছিল, ওর কাজের জন্য ছিল। কবে থাকতেন? কবে তো ওটা তো মনে নাই আমার। পাকচোর সন্দেহে ধৃত তৃণমূল ব্লক সভাপতি জাকির হোসেনের ভাই ফজলে রাব্বি। ধৃত ফজলে রাব্বির বিরুদ্ধে চরবৃত্তির অভিযোগ, একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচারের অভিযোগ। এই ধরনের দেশবিরোধী গতিবিধির যে ক্রিয়াকলাপ পশ্চিমবাংলায় কেন্দ্র করে বহু বছর চলেছে, এখনো চলছে। আমরা সেটাকে সমাধানের চেষ্টা করছি। অন্যান্য রাজ্যে শেষের দিকে চলে এসছে, কিন্তু এই যে বিরোধীরা যে ধরনের আন্দোলন করে এদের মনোবল বাড়াবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমাদের সরকার, রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার দুটোই এই ধরনের বিদেশি এজেন্টদের এখানে যে বাড়বাড়ান্ত, এটা কিছুতেই সহ্য করবে না। তৃণমূলের নেতা জাকির হোসেন, তার ভাই পাক গুপ্তচর না হলে খবর হয়। উনি যদি পাক গুপ্তচর না হতেন, উনি যদি রাষ্ট্রবাদী মুসলমান হতেন, তিরঙ্গা ধরে মুসলমান হতেন, তাহলে গর্বের সঙ্গে আমি তাকে জড়িয়ে ধরতাম। একটি লোকের জন্য একটা সম্প্রদায়ের বদনাম হয়। সম্প্রদায়ের সঙ্গে কোনো সংঘাত নেই, দু একটি বেনজল সম্প্রদায় আছে যে কারণে পুরো সম্প্রদায় বর্ধমান। সম্প্রদায়কে আমি সম্মান করি, আমি তাদের করজোড়ে নমস্কার করি। তাদেরকে বলবো আপনারা এগিয়ে আসুন। এই দুষ্কৃতকারী খবরি মুসলমান যে কটি আছে পাকিস্তানের গুপ্তচর, তাদেরকে আমাদের রাষ্ট্রবাদী মুসলমানরাই যোগ্য জবাব দেবে। আমার আপনাকে ভাবতে হবে না।